चलिए बेटा, आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं अब। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आपने शुरू की वीडियोस करी हुई हैं तो वो हैंडी रहेगा हमारे लिए, जैसे मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको जेनरिक वीडियोस करवाई, जेनरिक क्लासेस दी, सो दैट ये जो टॉपिक वाइज जब आपके सामने आए तो यू शुड बी एबल टू वेलकम इट विद बोथ हैंड्स। हमारे टॉपिक का नाम है डोमिनेटेड एक्शन। ये आपको आपके चैप्टर 2 ऑसबॉर्न में 2.9 के हेडिंग से दिखेगा। इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं दो, एक है स्ट्रिक्ट डोमिनेशन, एक है वीक डोमिनेशन। ये काफ़ी हद तक जब हमने चैप्टर 3 माइक्रो में प्रेफरेंस किया था, तो वो जो स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस होती थी, वो जो वीक प्रेफरेंस होती थी, काफ़ी हद तक आपको उससे मैच करता मिलेगा। सबसे पहले स्ट्रिक्ट डोमिनेशन की बात करते हैं। तो फैंसी वर्ड लगाया हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहली ही क्लास जब आपको दी थी प्रिजनर्स डिलेमा की, तो मैंने आपको बताया था डोमिनेट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वही है, इट्स लाइक न्यू बॉटल और अदर ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। जो किताब आपकी कहती है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। हाउएवर, इन एनी गेम अ प्लेयर्स एक्शन स्ट्रिक्टली डोमिनेट्स अनदर एक्शन इफ इट इज सुपीरियर, नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डज। प्रिजनर्स डिलेमा में अगर आपको याद हो, फिंक ही उसकी डोमिनेट स्ट्रैटेजी थी, नॉट फॉर द प्लेयर वन बट फॉर प्लेयर टू एज वेल। So in prisoner's dilemma, for example, the action Fink strictly dominates the action Quiet. In battle of sexes, on the other hand, neither action strictly dominates the other. याद करो, अगर हस्बैंड या वाइफ किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, सामने वाला पहले गया आप पहले गए, सामने वाला बॉक्सिंग गया आप बॉक्सिंग गए। आई होप दैट मेक सेंस। अब वीकली डोमिनेशन जो है या वीक डोमिनेशन जो है आई शुड से, वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं पहले वीक डोमिनेशन को अपने एक एग्जांपल से सिखाऊंगा जो बुक में नहीं है। उसके बाद फिर मैं आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 47.1 वो आपके लिए सॉल्व करना चाहूंगा। आइए वीक डोमिनेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। चलिए वीक डोमिनेशन, आइए पढ़ते हैं मेरा बच्चा। पहले मैंने इसकी एक जेनरिक डेफिनेशन लिखी है, फिर आपके रीडिंग का एग्जांपल लिखा है, फिर मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है तीनों का अमलगमेशन विल बी गुड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वीक डोमिनेशन। पहले सो कॉल्ड फॉर्मल डेफिनेशन। In any game, a player's action weakly dominates another action if the first action is as good as the second action, no matter what the other player does, and is better than the second action for some action of the other players. तो ये यहां तक तो अच्छा समझ आ जाता है। लास्ट की लाइन इसकी ट्रबल करती है। आई कैन फील यू, आई कैन फील योर सेंस कि ये लास्ट की लाइन नहीं पकड़ में आ रही। लास्ट की लाइन पकड़ने के लिए ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैं एग्जाम्पल के बाद फिर दोबारा पढ़ाता हूँ आपको, बुलाए। अब आपकी रीडिंग का एग्जाम्पल पहले। यू आर एट अ रेड लाइट, द कार एट रेड हैंड साइड, राइट हैंड साइड आई शुड से, मे और मे नॉट टर्न टू द राइट, इफ इट मे बी डिलेड ड्यू टू अ पासर बाय। सपोज आपको सीधा जाना है, रेड लाइट आ गई है, तो जो रेड राइट हैंड साइड पर गाड़ी खड़ी है वो राइट मुड़ भी सकती है और नहीं भी मुड़ सकती, और मुड़े उसके बाद कोई पासर बाय आ जाए तो वो वेट कर ले उसके लिए, तो उसमें भी टाइम लग सकता है। So you are at red light, the car at right hand side may or may not turn to the right. If it is, it may be delayed due to passerby. The car in extreme left cannot turn right. हम ये मान लें जो बिल्कुल लेफ्ट पे खड़े हैं वो राइट नहीं जाएंगे, वो सीधा ही जाएंगे, हमको भी सीधा ही जाना है माइंडेड। In this case, your pulling up in the left lane weakly dominates, though does not strictly dominate your pulling up in right lane. तो weakly dominate कैसे है मेरा बच्चा? अगर तू लेफ्ट में खड़ा होगा राइट से, तो या तो यू आर एज गुड एज कीपिंग योर कार एट द राइट। सर कैसे हो सकता है? ध्यान से समझना, वो राइट ना मुड़े, सीधा चले जाए और कोई पासर बाय भी ना हो, बात को समझना। और लेफ्ट में तो जाना ही सीधा है, तो उस केस में तो दोनों बराबर है आपके लिए, एज गुड एज दूसरा। लेकिन अगर वो दोनों कंडीशन में ले लूं कि वो राइट मुड़ेगा या आगे कोई पासर बाय आएगा वो रुकेगा उसके लिए, तब तो लेफ्ट इज बेटर। तो वीक क्या होता है? जैसे मैं कभी लिखता था सेम 3 में, इफ आई से ए इज वीकली प्रेफर्ड ओवर बी, तो इसका मतलब क्या होता था? इफ ए एंड बी आर सेम देन आई विल बी इंडिफरेंट, इफ ए एंड बी आर नॉट सेम आई विल डेफिनेटली स्ट्रिक्टली प्रेफर ए ओवर बी। तो अगर मैं लेफ्ट में खड़ा हूं और मुझे पता है सीधा ही जाएगा ये, और एक राइट हैंड वाली गाड़ी है और उसने भी राइट नहीं मुड़ना, उसने भी सीधा ही जाना है और आगे कोई पासर बाई नहीं है जो उसको रोकेगा, तो उस केस में मैं चाहे राइट पे खड़ा हूं चाहे मैं लेफ्ट पे खड़ा हूं, दे आर बोथ एज गुड एज वन। दोनों एक जैसे हैं, आई मीन टू से। लेकिन अगर मैं वो कंस्टेंट्स ले आऊं कि जो राइट साइड पे गाड़ी खड़ी है वो राइट ही मुड़ेगी, बात को समझना, और उसके आगे कोई पासर बाय आ जाएगा, तो आई हैव टू वेट देन। तो उस केस में तो मेरे को लेफ्ट वाला ही बेटर है। सो माई स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट
is either as good as standing on right, अगर वो सीधा निकल रहा है, मुड़ नहीं रहा और कोई passer by नहीं आ रहा, or it is better than this. So I can write left, keeping your car on the left is strictly preferred over keeping your car on the right. जैसे मैंने बताया why. If they are same, I'll be indifferent. If they are not same, I'll definitely prefer L. So यहाँ पे वही कह रहे हैं, in this case you're pulling up in the left cannot turn, I'm so sorry, in this case you're pulling up in the left lane weakly dominates, though does not strictly dominate, you're pulling up in right lane. If the right lane car does not move right, then both lanes are as good. If it does, then left lane is better. आपकी रीडिंग का ये एग्जांपल मैंने लिया, बट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू, आई मीन हाउ डज इट वर्क. आई होप यहाँ तक क्लियर. तो सर वो लाइन दोबारा पढ़े. मैं चाहता हूँ एक मेरा एग्जांपल भी कर लो, उसके बाद फिर मैं वो दोबारा जो उसकी सो कॉल्ड फॉर्मल डेफिनेशन है वो पढ़ाता हूँ आपको. आई हैव प्लेयर 1, प्लेयर 2, टेक शेयर, कुछ भी हमने ऑप्शन बना दिए. तो अगर मेरा बच्चा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर प्लेयर 1 ने सोचा कि प्लेयर 2 टेक करेगा, तो ये टेक भी कर सकता है, शेयर भी. मैं नॉर्मल खिला रहा हूं पहले आपको, फिर बात करेंगे क्या वीक डोमिनेशन एंड ऑल. और अगर ये शेयर करता है तो ये टेक करेगा. हाँ सर. तो हमने अब क्या बोला है, हमने बोला है प्लेयर 1 टेक इज वीकली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी ओवर शेयर, क्योंकि एक सिनेरियो में ये आपको सेम रिजल्ट दे देगी, एक में इट्स डेफिनेटली बेटर. वही मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वीक प्रेफरेंस का मतलब ही क्या है बेटा, वीक डोमिनेशन का मतलब ये राजे, अदर यू गोना बी इनडिफरेंट बिकॉज यू गोना गेट द सेम आउटपुट, और you'll prefer this particular one over the other one, because if they are not same, you'll be preferring the take one here. Because if they are same, take and share, you'll be indifferent. If they're not same, you'll definitely prefer take over share. तो इस एग्जाम्पल में मैं क्या लिख सकता हूँ, take is weakly preferred over share. ठीक मेरा बच्चा, जानबूझ के ऑब्वियसली मैंने नंबर ऐसे डाले हैं, सो दैट आई कैन बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज वीकली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी. अब आपकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है मैं पढ़ देता हूं. इन एनी गेम अ प्लेयर्स एक्शन वीकली डोमिनेट्स अनदर एक्शन इफ द फर्स्ट एक्शन इज एज गुड एज द सेकंड एक्शन, इफ द फर्स्ट एक्शन इज एज गुड एज द सेकंड एक्शन, नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डज. सो अदर प्लेयर कुछ भी कर ले, अब जैसे स्टेक में है तो ये दोनों बराबर है, वो शेयर में है तो ये इसके बराबर है, एंड ये इससे बेटर है. और इसका मतलब यही है ना, एज गुड एज का मतलब है कि कम से कम उसके बराबर हो या उससे बेटर हो. तो अगर वो टेक करता है तो एज गुड एज दिस, अगर वो शेयर करता है तो इट इज बेटर देन दैट. सो या, एंड नो मैटर व्हाट द अदर प्लेयर डज एंड इज बेटर देन द सेकंड एक्शन फॉर सम एक्शन ऑफ अदर प्लेयर्स. और ऑब्वियसली ये शेयर से तो बेटर ही रहेगा इन वन ऑफ द केसेस. आई मीन इस केस में अगर आप शेयर को देखो तो शेयर तो आप नहीं लोगे ओवरटेक, अब सामने वाला कुछ भी करे. सेकंड इज नॉट द बेस्ट आउटकम इन एवरी क्या बोलते हैं, एवरी पॉसिबल चॉइस. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, दिस इज वीक डोमिनेशन फॉर यू. लब्बो लबाब ये है, शॉर्ट में इसका मतलब ये है मेरा बच्चा, वीक डोमिनेशन का मतलब है कि अगर एज अ प्लेयर आई एम गेटिंग ऑप्शंस जिसमें मुझे बराबर आउटकम मिल रहे हैं, या एक पर्टिकुलर में मुझे दूसरे से बेटर आउटकम मिल रहे हैं. सो फिर मेरे लिए वो पर्टिकुलर आउटकम जो डिपेंडिंग अपॉन द अदर्स एक्शन, मुझे या तो सेम अपनी चॉइस में मेरे को सेम आउटपुट मिलेंगे, या मुझे इस वाली चॉइस में बेटर आउटपुट मिलेंगे, देन आई विल कंसीडर दैट एज अ वीकली प्रेफर्ड. अब मैं आपको एक्सरसाइज 47.1 सॉल्व करके देता हूं, उसमें मैं स्ट्रिक्ट और वीकली दोनों का आपके साथ डिस्कशन करता हूं एक ही एग्जाम्पल के थ्रू. चलिए मैं आपको सिखाता हूं मेरे बच्चे. चलिए, सो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल रख दिया, सॉल्व भी करूंगा आपके लिए. सो यहां पर हमारे पास प्लेयर 1 के पास 3 ऑप्शंस हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, TMB. प्लेयर 2 के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, LCR. लुक्स फाइन. अब मेरा बच्चा मैंने यहां पर कुछ लिखा है, प्लेयर 1 T is weakly dominated by M and strictly dominated by B. How? तो सिर्फ T और M को कंपेयर कर लेते हैं मेरा बच्चा. ठीक है सर, कंपेयर करो. देखो मेरा बच्चा, अगर मैं प्लेयर 1 की बात हो रही है माइंडेड, डोंट यू थिंक TM में ऑब्वियसली आप M को बेहतर माप पा रहे हो इससे? यस सर. अगर वो L खेलेगा तो यस सर. अगर वो C खेलेगा तो T और M दोनों बराबर है? यस सर.
अगर वो R खेलेगा तो अगेन M इज बेटर देन T. I can actually here add is T is weakly dominated by M का मतलब M is weakly preferred over T. बिकॉज आप अगर नोटिस करो वो L खेले अगर तो आप M खेल रहे हो, वो C खेले अगर तो आप T और M कुछ भी खेल सकते हो, और अगर वो R खेले तो आप M खेलोगे. तभी तो मैं बोल रहा हूँ M is weakly preferred over T because if they are same I'm gonna be indifferent between M and T as you can see here in this case. And if they are not equal, if they are not same, if they are not giving me the same output, then obviously I would say that M is better or strictly preferred over T because यहाँ पर M is better than T, M is better than T. अब कहते हैं strictly dominated by B. I need to see. अब एक बार बताओ, अगर ये L खेले और T और B में चुनना हो तो मैं तो B चुनूंगा. अगर वो C खेले और T और B में चुनना मैं तो भाई B चुनूंगा. अगर वो R खेले और T और B में चुनना मैं तो B चुनूंगा. सो यहां पर T जो है अगर B से मैं कंपेयर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली B इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर T. समझ गए मेरी बात मेरा बच्चा? इसी को स्ट्रिक्ट डोमिनेशन बोला गया राजा. अब मैं आगे चलूं उसके लिए प्लेयर 2 की बात करते हैं. प्लेयर 1 के लिए तो हमको पता लग गया कौन सा वीक डोमिनेशन है और कौन सा स्ट्रिक्ट डोमिनेशन है. प्लेयर 2 की बात करते हैं. तो जैसे आपने T और M को कंपेयर किया था, मैं L और C को कंपेयर करूंगा पहले और फिर L और R को कंपेयर करूंगा. बिफोर आई डू दैट मैंने कुछ लिखा है वो भी आपके लिए पढ़वा देता हूं. फॉर प्लेयर 1 T ऑलवेज गिव लोअर पे ऑफ कंपेयर टू M फॉर एग्जांपल, देन T इज स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड बाय M. यहां पर वो T और B हो जाएगा. ठीक है, ये लो मैं आपको B लिख देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो. T always gives lower payoff than B, है ना? तो T is strictly dominated by M because again B लिख देता हूं because I'm always gonna go for B. अगर मेरे को T और इसमें चुनना है तो B over T, B over T, B over T. I hope that makes sense. ठीक है, अब मेरा बच्चा प्लेयर 2 के लिए चलते हैं. प्लेयर 2 में मैं L और C को कंपेयर करूंगा. सपोज ये T खेल रहा है तो 0-0, M खेल रहा है तो 1-1, B खेल रहा है तो 1-1. आई थिंक ना डोमिनेशन है ना वो वीक प्रेफरेंस है. अब बच्चे कहते हैं अगर ये सेम आ रहा है तो वीक प्रेफरेंस क्यों नहीं बोल रहे आप? वीक प्रेफरेंस में सिर्फ सेम होना कंडीशन नहीं है. either a one particular combination is better than the other or they are same. If they are just same then there is no weak domination or strong domination, strict domination. अब कंपेयर करते हैं L और R. ठीक है बेटा, अगर ये T खेले, अगर ये T खेले तो हम अब कंपेयर कर रहे हैं किसको? L और R के साथ. ठीक है, तो आप बताओ ये 0 ये 1 मैं ये चुन लूंगा, ये 1 ये 0 मैं ये चुन लूंगा, ये B खेलेगा तो ये 1 और 2 ये मैं चुन लूंगा. तो अगेन स्ट्रिक्ट डोमिनेशन यहां पर भी नहीं है. स्ट्रिक्ट डोमिनेशन का मतलब यू गोना स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, चेंज हो रही है बेटा. इसलिए मैंने लिखा राजे फॉर प्लेयर 2 नो एक्शन इज वीकली और स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड. थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा मेरा बच्चा यहां पर. क्लियर यहां तक? चलिए अब इसका नैश इक्विलिब्रियम सॉल्व करके देते हैं आपको. लेट्स स्टार्ट. अगर T को लगा ये L खेलेगा तो ये M और B कुछ भी खेलेगा. अगर प्लेयर 1 को लगा ये C खेलेगा तो ये B खेलेगा. ऐसे कंपेयर किया. प्लेयर 1 को लगा ये R खेलेगा तो ये M खेलेगा. प्लेयर 2 को लगा ये T खेलेगा तो ये R खेलेगा. प्लेयर 2 को लगा ये M खेलेगा तो ये L और C दोनों खेल सकता है. प्लेयर 2 को लगा ये B खेलेगा तो ये R खेलेगा. तो मेरे हिसाब से दिस इज माय नैश इक्विलिब्रियम. सो द गेम हैज अ यूनिक नैश इक्विलिब्रियम M और L, M and L whatever you want to call it. एंड क्यों मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही कुछ चीजें क्लियर कर दी थी और ये आपको आगे बहुत काम आएंगी. मैंने आपको कोई चीज बताई थी, मैंने कहा था डोमिनेट स्ट्रेटेजी हो ना अगर इवन एक प्लेयर की भी तो नैश इक्विलिब्रियम यूनिक आएगा. देख लीजिए यूनिक नैश इक्विलिब्रियम. आप अमली जामा अलग अलग उसको पहना दो, अलग अलग तरीके से उसको देख लो, वो बात अलग है. लेकिन अगर बेसिक कोर आपको आता है सॉल्व करना देन यू आर गुड टू गो. अब मेरे को एक बात बताना, बुरा नहीं मानना, आप लोगों को सारा कॉलेज में स्ट्रिक्ट डोमिनेशन फलाना ढमकाना, आज तक आपको ये नहीं सिखाया कि गेम खेलते कैसे. रो कॉलम का आपको वो रूल बता देंगे, रो खेल लो कॉलम करेगा, वो रो करेगा कॉलम करेगा. तो आपको पहला ही काम हमने क्या करा, पहले गेम खेलना सीखो. गेम खेलना सीख लिया, अब उसके ऊपर इसमें एड ऑन्स करते जाओ. So the game has a unique Nash equilibrium M and L. The equilibrium is not strict.
When player 2 chooses L, B yields player 1 the same payoff as does M. मैं बताया था उसका मतलब क्या है, why it is not a strict equilibrium, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोला था for the game in figure determine for each player whether any action is strictly dominated or weakly dominated. हमने बता दिया player 1 के लिए weakly dominated और strictly dominated, player 2 के लिए nothing. Find Nash equilibrium we have and determine whether this equilibrium is strict or not. आइए उसका लॉजिक बताते हैं. इक्विलिब्रियम इज नॉट स्ट्रिक्ट. व्हाई बताता हूं. आपका इक्विलिब्रियम कौन सा है सर? एमएल. एमएल में दोनों को क्या क्या मिल रहा है सर? 1 1. ठीक है. व्हेन प्लेयर 2 चूजेस एल, तो अगर प्लेयर 2 ने एल चुना, ऑब्वियसली एल ही चुना है. हाँ सर चुना है. ध्यान से समझना आप बात को. तो जो बी अगर लेता प्लेयर 1, तो उसको तब भी सेम ही मिलता. यहां पर भी 1 मिल रहा है, यहां पर भी 1 मिल रहा है. इसलिए स्ट्रिक्टली बेटर नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट नैश इक्विलिब्रियम नहीं है. बिकॉज प्लेयर 1 जो है उसको एम पर ही सेम सेटिस्फेक्शन ना मिलती, उसको बी पर भी सेम पे ऑफ या सेम सेटिस्फेक्शन मिल जाती. क्लियर मेरा बच्चा? सो that's why we are saying that they do not have or seem to have a unique Nash equilibrium. I hope यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको? जी बेटा यहां तक क्लियर सबको? तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम आपको बताना चाह रहे हैं स्ट्रिक्ट डोमिनेशन को कैसे पहचाने, वीक डोमिनेशन को कैसे पहचाने, और अगर सवाल आए तो उसको कैसे पुल ऑफ करना है. चलो बेटा मैं ना एक और गेम आपको खिलाता हूं ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से बैठ जाए दिमाग में. तो अब हम जो करेंगे ये है एक्सरसाइज 47.2 आपके साथ. कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 player strategic game in which each player has finite many action and is the only Nash equilibrium. Both players' actions are weakly dominated. तो given strategies एक यूनिक Nash equilibrium और दोनों की वीक डोमिनेट स्ट्रैटेजी हो. कहते हैं कोई भी ऐसा एग्जांपल बना दो. तो हमने कुछ ऐसा जानबूझ के नंबर्स लिए सो दैट वी कैन सेटिस्फाई व्हाट ही वांट्स. सबसे पहले मैं Nash ही खेल देता हूं आपके लिए. अगर ये L खेल रहा है तो ये TM दोनों खेलेगा. अगर ये C खेल रहा है तो ये M खेल रहा है. अगर वो R खेल रहा है तो ये B खेल रहा है. अब अगर ये T खेल रहा है तो ये L और C दोनों खेल लेगा. अगर वो M खेल रहा है तो ये R खेल रहा है. अगर वो B खेल रहा है तो ये C खेल रहा है. तो मेरे हिसाब से Nash equilibrium is TL. I think that makes sense. Yes sir. Okay. Now T is weakly dominated by M. T और M को देख लेते हैं यहाँ पर. T और M बराबर M better, M better. So T is weakly dominated by M. इसको मैं ऐसे लिखता हूं, M is weakly preferred over T because M या T या तो बराबर है या M T से बेटर है बेटा. और उसके बाद L और C को हम कंपेयर कर लेते हैं. तो L और C में देख लेते हैं. कहता है L is weakly dominated by C. L और C बराबर, L और C में C बेटर, L और C में C बेटर. तो अगेन I would write C is weakly preferred over L. So once you know the concept, things should not be that difficult. ठीक है जी.